गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड चैप्टर जो था हम लोगों का संघवाद की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संघवाद क्या होता है और संघवाद या फेडरलिज्म क्या होता है। देखिए, संघवाद को ही इंग्लिश में कहा जाता है फेडरलिज्म जो संघवाद होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो स्तर पर सरकारें होती हैं। एक तो केंद्र स्तर पर होता है और एक राज्य स्तर पर होता है, और दोनों स्तर की सरकारें अपनी शक्तियां अपने देश के संविधान से प्राप्त करती हैं अपने देश के संविधान से प्राप्त करती हैं। जैसे आपने दो देशों की कहानी भी पढ़ा, जैसे बेल्जियम के बारे में प्रथम चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बेल्जियम पहले एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश था, लेकिन बाद में बेल्जियम ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है। लेकिन श्रीलंका जो था वह एकात्मक ही रह जाता है, और श्रीलंका में जो विविधताएं थीं उन विविधताओं को यह समाप्त नहीं करने पाता और वहाँ पर लड़ाई प्रारंभ हो जाता है। जबकि विश्व में संघात्मक शासन व्यवस्था केवल बड़े देशों में है। जो भी आपके रेड क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं मैप में, वर्ल्ड के मैप में, ये सब क्षेत्र में समझिए कि फेडरल गवर्नमेंट है। 193 देशों में से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 193 सदस्य संख्या है उसमें से 25 देशों में केवल संघात्मक शासन व्यवस्था है। यह 2002 में मॉन्ट्रियल किंगस्टन हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्रीज़ 2002 में यह प्रेस हुआ था, या फिर मैगिल क्वींस यूनिवर्सिटी प्रेस 2002 में इसे पब्लिश किया गया था। अब हम बात करने वाले हैं कि सरकारें जो बनती हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में उनकी विशेषता क्या होती हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि यहाँ पर दो स्तर पर सरकारें होती हैं। दोनों स्तर की सरकारों को कर वसूलने का अधिकार अलग अलग होता है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती हैं, है ना। मतलब शक्तियों का पृथक्करण होता है। दोनों स्तर की सरकारों का जो अधिकार क्षेत्र जितना है वह संविधान में जिक्र है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें बदल नहीं सकती हैं। यह भी विशेषता है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधानों हैं उनमें परिवर्तन केवल एक स्तर की सरकार नहीं कर सकती है, दोनों स्तर के सरकारों की आवश्यकताएं होती हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, क्योंकि अदालत जो जुडिशरी होते हैं एक कानून की व्याख्या किया करते हैं। क्या करते हैं? कानून की व्याख्या करने का काम करते हैं। अगला है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, और इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य होते हैं। एक, देश की एकता को सुरक्षा प्रदान करना, और उसे बढ़ावा प्रदान करना। क्या करना? उसे बढ़ावा देना। ये दो महत्वपूर्ण बातें मानी जाती हैं। इससे क्या होता है? इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था जो होता है, संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा एक नियमों के तहत होनी चाहिए, नियमों की सहमति से होनी चाहिए, और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे, और इस तरीके से आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति जो बनता है यह दो स्तर की सरकारों में यह बहुत ही अच्छी मानी जाती है कि एक भरोसा भी बने और आपस में दोनों में साथ साथ रहने की सहमति भी बने। हम देखते हैं यह बात इस चीज़ पर निर्भर करता है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई, क्योंकि संघ का गठन दो स्तरों में होता है। संघ का गठन कितने स्तरों में होता है? तो संघ का गठन दो स्तरों में होता है। दो तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। एक तो होता है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र जो होते हैं वे साथ आकर के क्या करते हैं कि एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र जो होते हैं वे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र की गठन करते हैं, एक बड़ी इकाई की गठन करते हैं, और इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र जो होते हैं अपनी अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र इकट्ठे हुए हैं और जिन बड़ी इकाई का गठन कर रहे हैं वह बड़ी इकाई को भी राष्ट्र बनाते हैं। और दो राष्ट्र हो गए, एक तो दो या दो से अधिक राज्यों से मिलकर
बना हुआ राष्ट्र हो गया, और एक हो गया जो है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्य हो गए, वो सब मिल गए, और एक हो गया जिसे वे गठित कर रहे हैं। 2 स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता अपने पास रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान भी उनकी होती है, और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी इख्तियार करते हैं। ये सब संघ, इस तरह से संघ बनाने की तरीका अमेरिका में था, स्विट्ज़रलैंड में था, और ऑस्ट्रेलिया में है। इस तरीके से अब हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रकार कि संघ बनाने की दूसरा तरीका क्या होता है। तो संघ बनाने की जो दूसरा तरीका है साथियों, इसमें देखा जाता है कि जो केंद्र सरकारें होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, वे अपनी इकाइयों की सरकारों को कुछ शक्तियाँ प्रदान करती हैं, कुछ शक्तियाँ बांट देती हैं, और केंद्र सरकार स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियाँ जब बांट देती हैं, या फिर राष्ट्रीय सरकार जो हैं राज्य सरकारों को कुछ अधिकार प्रदान कर देते हैं, कुछ शक्तियाँ बांट देते हैं, तो इसी को कहा जाता है दूसरा तरीका। तो यह तरीका भारत में है, बेल्जियम में है, और स्पेन में पाया जाता है। इन सभी जगहों पर इस चीज़ की व्यवस्था की गई है, और इस तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था जो है अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष परिस्थिति में जो केंद्र होता है, जो प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। मतलब जो केंद्र होता है वह अपने पास ज़्यादा शक्ति रखता है, जिससे कि शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सके और देश में कोई गड़बड़ स्थिति उत्पन्न न हो। आइए भारत में संघीय व्यवस्था की चर्चा करते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था की बात अगर करेंगे तो बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में समस्या होती है। और सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क जहाँ पर अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोग निवास करते हैं, और यह कैसे संचालित हो रहा होगा। तो हाँ, आइए हम सब संविधान की शुरुआत करते हैं, और यहीं से यह स्टार्ट होता है कि एक बहुत ही दुखद रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय के बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए, और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत बड़े कदम उठाए गया क्रांतिकारियों के द्वारा, और बहुत बड़ा प्रयास करके अनेक रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आइए हम सब बात करते हैं इनकी गठन की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न हुआ। तो हमने ऊपर संविधान व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं, और संविधान के मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एक तो संघ सरकार और एक दूसरा केंद्र सरकार भारत में है, और केंद्र सरकारों को पूरा भारतीय संघ के प्रतिनिधित्व करना था, और बाद में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी भारत में पाया गया, और इसे भी जोड़ा जाता है। और किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा है, और वह 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। 3 लिस्ट कौन कौन से हैं? तो संघ सूची, यूनियन लिस्ट, दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, और 5वां है रेसिडियरी पावर, जिसे कहा जाता है अवशिष्ट विषय। तो मतलब कहने का है कि संघ सूची के विषय में जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार व्यवस्था, मुद्रा, राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सब चीज़ें आते हैं, और इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार और केवल केंद्र सरकार को है। केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है इन विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर। अब यदि बात किया जाए कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची में 100 सब्जेक्ट मैटर्स वर्तमान में हो गए हैं। अब यदि बात किया जाए राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची जो होता है बच्चों, राज्य सूची में पुलिस आते हैं, व्यापार आता है, वाणिज्य आता है, कृषि आता है, सिंचाई आता है, और प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। लोकल गवर्नमेंट भी जो है, स्थानीय स्वशासन जो है,
यह किस में आता है, तो ये भी जो है सो आपका स्टेट लिस्ट में राज्य सूची में आता है। और राज्य सूची में जो है सो आपके पुलिस भी आते हैं, पुलिस वगैरह देख ही रहे हैं आप सब लोग। तो इसलिए ये राज्य सरकार की विषय क्षेत्र हैं, है ना। इसके ऊपर कानून न तो केंद्र बनाएगा न तो राज्य बनाएगा, है ना। राज्य कानून बनाते हैं इसके ऊपर। लेकिन आपको याद रहे कि यदि विकट परिस्थिति उत्पन्न होता है, विकट स्थिति उत्पन्न होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र से कहें कि केंद्र आप हमारे विषयों पर कानून बनाइए, या फिर जो है कि राज्यसभा यदि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है, नेशनल इम्पोर्टेंस अनाउंस कर देता है प्रेसिडेंट जो है ना, तब जो है सो उसको उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि यदि राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र बना सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, तो 3 स्थिति आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर। दूसरी बात, यदि राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर देता है, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है, तो इसके बावजूद भी जो राज्य सरकारें हैं, जो इसके बावजूद भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अगली बात यह है कि समवर्ती सूची, तो असल राज्य सूची में कितने विषय हैं? पहले राज्य सूची में जो पहले थे 47 विषय थे, नहीं, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं साथियों। और तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय में जैसे शिक्षा आ गया, वन आ गया, मजदूर आ गया, संघ आ गया, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय आ गए। तो ये सब जितने भी मामले हैं समवर्ती सूची के मामले हैं, इनके ऊपर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों पर आपस में विवाद उत्पन्न हो जाए, तो केंद्र जो कहता है वही बातें मानी जाती हैं, केंद्र जो कहता है वही बातें मानी जाती हैं साथियों। तो इस तरीके से समवर्ती सूची के विषयों की संख्या जो पहले 47 था, अब कितना हो गया? वर्तमान में 52 हो गया साथियों। कितना हो गया? 52 हो गया, 52 हो चुका है। तो ये आपके थे जो केंद्र और राज्य के बीच में व्यवस्थापिका शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। स्पष्ट तरीके से बंटवारा किया गया है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और केंद्र सरकारों को भी है, और दोनों सरकारों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो जाता है, तो जो केंद्र कहता है उसी की बातें माननी होती हैं हम लोगों को। जैसे और इन तीनों के अलावा जो बचे हुए विषय होते हैं उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है, रेसिडियरी पावर कहा जाता है, जिसके विषय क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को ही प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से हम सब ने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते, है ना। और भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे जम्मू कश्मीर दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है। अब वह इतिहास की बात हो गई। जिसका अपना संविधान है, इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता है। भारतीय नागरिक ही यहाँ पर चीज़ें ले सकते हैं, विदेशी नागरिक ऐसा काम नहीं कर सकता है बच्चों। भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन तथा मकान नहीं खरीद सकता है। इस राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर में ऐसा था, लेकिन अब यह कॉन्सेप्ट भी समाप्त हो गया। अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी बच सकता है, कोई भी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को अपना सकता है और मान सकता है। भारत के कई प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसा ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे भारतीय संघ की कुछ इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। वे वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र नहीं बन सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप दोनों जो है सो
चंडीगढ़ को देखिए, चंडीगढ़ आपका जो है पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। इसे अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस महत्व है। और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है सो यह भी एक राजधानी है, यह भी एक जो है यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश से घोषित कर दिया गया क्योंकि यहाँ का इम्पोर्टेंस अलग था, यहाँ का महत्व अलग था साथियों। इसलिए इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है और केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति स्वयं या अपने तरफ से नियुक्त पदाधिकारियों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के शासन को देखने का प्रयास करता है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों की इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। अकेले संसद जो है इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पसंद करने के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में पास होना पड़ेगा, फिर 2/3 बहुमत से यदि वह पास होगा तभी वह कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और संसद के भी दोनों सदनों में पास होने के बाद फिर वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। यदि राष्ट्रपति भी उसे वापस भेज सकता है, लेकिन यदि संसद दोबारा भेज देता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है नियमों पर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना अनिवार्य होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ मौलिक प्रावधान यदि हैं तो संसद के दोनों सदनों में पास होने के बावजूद भी आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति जरूरी हो जाता है उसके ऊपर। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखभाल में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्यों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार देते हैं। तो इस तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान की अंतिम व्याख्याता है साथियों। तो हम लोग अगले क्लास में और आगे की चर्चा करेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे संचालित होती है, कैसे चलती है। तब तक हम आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही क्लास को समाप्त करते हैं। इससे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे संचालित होता है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? आगे की चर्चा की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।